मैं आर्मी 145th कोर्स माइक्स कॉन एंड currently I will be going in third term. Pranav Zadav? Zopre? He was from Mike, ex-Mike. Yes. पूछो क्वेश्चंस पूछो यार, एसएसबी आ रहा है तुम्हारा, ऐसे क्या बैठ गए हो? पहले आ गए तो हाँ वो तो आए। How did you prepare for your second attempt? Second, how did you prepare? हाँ मतलब Which was कुछ चेंजेस थे क्या स्ट्रेटजीज में? हाँ स्ट्रेटेजी में काफ़ी चेंजेस थे। अब कैसा हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था नवंबर में मतलब 12th अपीयरिंग के टाइम पे, उस टाइम रिटर्न नहीं हो पाया था। फिर बाद में कैसा था कि मैं प्रिपेयर कर रहा था अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, जो उसके बाद होने वाला था। तो अप्रैल अटेम्प्ट में हुआ क्या, अप्रैल अटेम्प्ट में क्या हुआ कि फिर हमारा अटेम्प्ट कैंसिल हो गया था क्योंकि कोविड चल रहा था उस टाइम पे। तो अप्रैल अटेम्प्ट और सितंबर अटेम्प्ट साथ में होने वाले थे 6 सितंबर को, दोनों पेपर्स, मतलब 145th और 146th कोर्स का जो एनडीए रिटर्न था वो साथ ही में होने वाला था। तो उस टाइम पे मुझे गैप मिल गया था 5-6 महीने का कोविड के कारण। तो वहाँ पे मैंने मतलब स्टडी के लिए अच्छा खासा टाइम मिल गया था। तो स्ट्रैटेजी में काफ़ी सारे चेंजेस आए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं कैसा काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था, प्रिपरेशन नहीं हुए थे अच्छे से। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने देखा कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, कौन से पॉइंट्स वीक है मेरे, तो उन पॉइंट्स पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, उन पॉइंट्स पे ज़्यादा पुट इन डाला, फिर सेकंड अटेम्प्ट क्लियर हुआ मेरा। आपने जेई वगैरह कुछ उसके जेई मतलब मैंने जेई दिया था, बट मेरा इतना कुछ खास परसेंट आया नहीं था, 55 आया था। मेरा फोकस था भी नहीं उस पर, मेरा फोकस मेन था एनडीए पे ही था। बट अभी तुम्हारा जेई इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुम्हारे 12th के परसेंट अच्छे आएंगे तो टीएस का एक इंटरव्यू मिल जाएगा। तो टीएस का इंटरव्यू तुम लोगों से अभी सब 12th वाले हो या 12th पास आउट? अभी आ रही हो ना? अच्छा हाँ, तो 12th पास है, हाँ लजुना है तो ठीक है। बाकी सब 12th अभी रहेंगे तो थोड़ा ट्राई करो 12th में अच्छा परसेंटेज लाने का। जेई में भी थोड़ा अच्छा एक क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया उसको क्लियर कर लो। टीएस का एक केसेस भी फ्री मिल जाएगा। तो टीएस केसेस में थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आना, जाओगे ना तो कम से कम मतलब स्क्रीनिंग हो जाना। स्क्रीनिंग होने के बाद ठीक है, भले कॉन्फ्रेंस आउट हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कॉन्फ्रेंस इन हो गए तो बढ़िया ही है। तो जाना, थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आना कि देख लेना एसएसबी होता क्या है, कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे लोग आते हैं, सारी एक्सपीरियंस लेके आना। फिर बाद में एनडीए के एसएसबी के लिए जब जाओगे तो फाड़ के आना। फिर सर आपको एसएसबी का सर मेरे को बोल रही तुझे याद भैया आपको एसएसबी का याद होगा ना अभी कैसे आपने किया? हाँ एसएसबी का तो मतलब हमारी प्रिपरेशन से ही, मैं क्लास में सुदर्शन अकेडमी में की थी। सरशद सर, मीनल मैम, फिर बाद में एक कर्नल सर आए थे, उन्होंने भी थोड़ा गाइडेंस वगैरह किया था। तो नहीं, हमारे एसएसबी का प्रिपरेशन पूरा क्लास में ही हुआ था। मतलब सर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो नहीं करना है, जो करना है वो थोड़ा। अब देखो एसएसबी में कैसी चीज़ है वो आप देखते हैं, एसएसबी इज़ नथिंग बट योर पर्सनैलिटी टेस्ट। आपकी पर्सनैलिटी का पूरा टेस्ट होता है वहाँ पर। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप खुद को कितना जानते हो, वो उन्हें देखना होता है कि हाउ मच यू नो अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर सराउंडिंग्स, अबाउट योर फ्रेंड्स, फैमिली, अबाउट योर फादर्स ऑक्यूपेशन, योर मदर्स ऑक्यूपेशन। मतलब सोसाइटी में क्या चल रहा है, तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है, तुम्हारे अगल बगल में क्या हो रहा है, तुमसे जो लोग रिलेटेड है उनके साथ क्या चल रहा है, वो उन्हें पता करना होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एसएसबी बहुत ज़्यादा टफ होती है, बट एसएसबी में तुमने हर जगह सुना होगा कि बी योर सेल्फ इन एसएसबी, मतलब जो तुम हो वही दिखाओ। अगर तुम फेक करोगे ना तो कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो लोग 35-40 साल से बैठे हैं, तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों बच्चे उनके हाथ के सामने, मतलब आंखों के सामने से गए हैं, तो उनको फेक करने में कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता। और तुम उनको फेक करने जाओगे तो उनको समझ जाएगा कि बंदा फेक कर रहा है, तो फ़ायदा ही नहीं तुम्हारा कुछ, फिर सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो जो है वो रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़े तुम्हें खुद को ऐसा लगता है कि ठीक है मैं ज़्यादा थोड़ा साइलेंट हूँ, तो थोड़ा कोशिश करो कि लोगों के साथ घुलने मिलने का। इंट्रोवर्ट मत बन के रहो, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनो, लोगों से बात करो, मिलो लोगों से। और अगर तुम्हें लगता है मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ तो इतना भी नहीं होना है, थोड़ा सा कंट्रोल करो खुद को, थोड़ा रखो साथ में। मतलब कैसा रहता है एसएसबी में, तुम जितनी ज़्यादा दोस्त बनाओगे ना उतना अच्छा रहता है। तो फ्रेंडशिप करो सबसे एसएसबी में जब तुम जाओगे। अभी तुम लोगों को किस का एसएसबी है अभी रिसेंटली? 1 2 3 लोग कहाँ हैं? सेंटर्स वगैरह आ गए, नहीं मिले? अच्छा अभी तक नहीं है। अभी रिटर्न 1 जो अभी ओके ठीक है, बढ़िया। तो करो एसएसबी के लिए प्रिपेयर, मैम क्लासेस वगैरह ले होंगी। मेन इंपॉर्टेंट एसएसबी में जो है ना वो है फर्स्ट टेस्ट तुम्हारा स्क्रीनिंग का, पीपीटीटी और ओआईआर टेस्ट। ओआईआर टेस्ट तो ठीक है हो जाता है, इतना टफ नहीं, बट पीपीटीटी पे थोड़ा फोकस करो। स्टोरी मेकिंग, मतलब प्रेजेंटेशन, और फिर बाद में जो ग्रुप डिस्कशन होता है उस चीज़ पे थोड़ा फोकस करो। अभी क्लास में तो चल ही रहा होगा ग्रुप डिस्कशन वगैरह, मैम ले रही होंगी, तो उसमें थोड़ा खुल के एफर्ट्स डालो, खुल के थोड़ा पार्टिसिपेट करो। ये जितना तुम यहाँ पार्टिसिपेट करोगे ना उतना तुम्हारा, बोलते हैं ना कि द मोर यू प्रैक्टिस इन द, क्या बोलते हैं उसको, जितना तुम वॉरफील्ड से बाहर प्रैक्टिस करोगे वॉरफील्ड में उतना कम खून बहेगा। पता है ना, वो मेरे को इंग्लिश वर्ड्स नहीं मिलता तो समझ लो तुम लोग, एक्सप्रेशन मतलब फीलिंग समझो, वर्ड्स छोड़ो। तो वही चीज़ करो, जितना तुम यहाँ प्रैक्टिस करोगे ना उतना वहाँ जाके तुम्हें कम ये होगा, लॉस होगा, उतना वहाँ जाके तुम्हें कम फुट इन डालना पड़ेगा।
वही सारी चीज़ें हैं। तुम यहाँ कैसा रहता है ना, अब मॉब यहाँ जैसा मॉब है, तो अब तुम लोग तो सब दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, तो वहाँ वैसा मॉब नहीं रहेगा। वहाँ एकदम, वहाँ कैसा रहेगा कि भाई मेरे को सिलेक्ट होना है, अब वो मेरे को सिलेक्ट होने के लिए मैं तुम लोगों को सिलेक्ट नहीं होने दूंगा। वहाँ ऐसी मेंटेलिटी आ जाती है फिर कि भाई मेरे को सिलेक्ट होना है तो बाकी जाए तेल लगाने, मेरे को अपना अपना देखना है, वैसी मेंटेलिटी आ जाती है। बट वैसी मेंटेलिटी वाले लोगों के साथ में भी कोप अप करके रहना है, उनके साथ में भी अच्छा रहना है, बट फिर भी मेन प्रायोरिटी क्या रखनी है, मी माई सेल्फ। बट ऐसा नहीं कि एकदम मी माई सेल्फ में एकदम सेंटर्ड हो जाना है, ऐसा भी नहीं होना है। सेल्फ सेंटर्ड बंदा नहीं बन जाना है, थोड़ा सेल्फलेस भी रहना है, लोगों को हेल्प करनी है, सेल्फिश नहीं रहना है, बट जो है वो रहना है, ठीक है। बाकी PPT में पूछना था, अगर सब बोल रहे हैं वहाँ पर तो वैसे अब देखो कैसा होता है पता है, पीपीटी जैसे ही स्टार्ट होती है ना, मतलब कैसा होता है, पहले जब सब लोग अपनी स्टोरी सुनाते हैं, लास्ट बंदे की स्टोरी सुना के खत्म होती है, सब बोलना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि पूरा ग्रुप 20 बंदे बैठे हैं, 20 के 20 बंदे बोलने लग जाते हैं, बट 20 बंदे कंटिन्यू नहीं कर पाते, 20 बंदे एकदम एंड तक नहीं बोल पाते। सबको कैसा, किसी ना किसी को तो रुकना ही पड़ता है, और एक ही जो बंदा है जिसका वो थोड़ा लाउड है, जिसका आइडिया थोड़ा सबको क्लियर लग रहा है, वो बोलते रहता है और उसकी बात सब सुनते हैं और बाकी सब शांत हो जाते हैं। तो वही चीज़ होती है पीपीटी में, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे फर्स्ट एकदम एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट में ही चांस नहीं मिला बोलने का, सेकंड अटेम्प्ट उठाओ, थर्ड अटेम्प्ट में मतलब इसमें चलो, थर्ड चांस में बोलने का घुसो, सेकंड चांस में बोलने का घुसो। अब कैसा होता है, मॉब काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर तुम TS के SSB के लिए जाओगे तो वहाँ रिपोर्टिंग 350-400 बच्चों की रहती है, तो वहाँ एक ग्रुप 20-30 बच्चों का ग्रुप रहता है। बट NDA में ऐसा केस नहीं है। NDA में एक ग्रुप रहेगा जो PPT के स्टार्टिंग में भी वो भी रहेगा मैक्स टू मैक्स 10 बच्चों का, 10 से 15 बच्चों का रहेगा। तो उसमें मॉब तो वैसा ही रहता है, फुल भसड़ होती है, कुछ नहीं समझ में आता, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि फर्स्ट चांस में मुझे नहीं बोलने मिला, सेकंड चांस में लगे बार चेंज करो, सेकंड चांस में घुस जाओ, थर्ड चांस में घुस जाओ। बट अगर तुम बोलोगे ना, बैक सीट ले लोगे ना कि ठीक है यार थोड़ी देर सबको बोल लेते फिर मैं बोलूँगा, तो थोड़ी देर में सब बोलेंगे, काफ़ी उसमें से सिलेक्ट हो जाओगे, बट तुम वापस घर वैसे ही आ जाओगे। और सब बोल रहे हैं तो हम वॉइस लाउड करके बोल सकते हैं या फिर हाँ, अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं दिखाओगे कि तुम यहाँ पर वॉइस लाउड कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एग्रेसिव हो रहे हो। यहाँ पर तुम वॉइस लाउड कर रहे हो, इसका मतलब कि तुम अपनी बात सामने वाले को सुनाने जाते हो कि सब लोग बोल रहे हैं, भसड़ तो मची रही है, तो वही होता है। बट अगर कैसा है, अगर तुम सिर्फ अकेले बोल रहे हो, सपोज अभी तुम इसने कुछ पॉइंट दिया, तुम इसके लिए कुछ बोल रहे हो, या किसी ने पॉइंट दिया उसके लिए बोल रहे हो, और तुम उसके ऊपर चिल्ला के बोल रहे हो, गुस्से से बोल रहे हो, तो दैट शोज योर एग्रेशन। बट इन दिस वेरी केस कि भाई जब सब बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो और तुमने बोलने के लिए थोड़ी आवाज़ बढ़ा दी, तो दैट इज़ नॉट एग्रेशन। वो तुम ये दिखा रहे हो कि भाई मेरे को भी मेरी बात रखनी है, वो चीज़ होती है। तो डिफरेंस समझो कहाँ पे क्या चीज़ का है। और SSB में ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। तुम यहाँ से कुछ भी प्रिपेयर करके जाओगे, ठीक है भाई मुझे ऐसा बोलना है, मुझे वैसा बोलना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बट वहाँ तुम जाओगे, वहाँ जैसा मॉब आएगा, वहाँ जैसे बच्चे होंगे, वहाँ जैसे लोग होंगे, उन चीज़ों के हिसाब से तुम्हें अडॉप्ट करना होगा। अब तुम बोलोगे ठीक है भाई मैं यहाँ से देखा, मेरा यहाँ पे ग्रुप था गया, एकदम आराम से सबको बोलने का मौका मिल रहा था, वहाँ भी वैसा ही ग्रुप आएगा, बट वहाँ वैसा नहीं आएगा। वहाँ आएंगे बच्चे सब भसड़ आएंगे। अब कभी कभी केसेस में, रेयर केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि तुम्हें पूरा ग्रुप साइलेंट मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो फ्रेशर्स आते हैं उनको पता नहीं होता क्या करना है, कैसा करना है। काफ़ी लोग ट्रेनिंग लेके आते हैं, काफ़ी लोग नहीं लेके आते हैं, काफ़ी लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, काफ़ी लोग नर्वस होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अब तुम यहाँ से प्रिपेयर करके जाओगे कि ठीक है भाई ग्रुप एकदम वहाँ भसड़ आने वाला है, भसड़ बचने वाली है, और तुम वहाँ जैसे ही गए, वहाँ तुम्हारा ग्रुप एकदम साइलेंट है, पूरे ग्रुप में सिर्फ तुम ही बोले जा रहे हो, सिर्फ तुम ही बोले जा रहे हो, वो भी नहीं होना है। तो बाकी तुम किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हो, तो वो दिखाता है कि तुम डोमिनेट हो रहे हो अपने ग्रुप पे, वो चीज़ भी नहीं करनी है। ऐसे मैं वही बोल रहा हूँ, SSB में एक ही चीज़ याद रखनी, दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ माइंड। वहाँ तुम्हारा ग्रुप कैसा है, वहाँ सिचुएशंस कैसी हैं, वहाँ क्या चल रहा है, लोग कैसे आए हैं, उसके हिसाब से उन चीज़ों को देखना है, एनालाइज करना, और उस हिसाब से एक प्लान बनाना है। यहाँ तुम करोगे सिर्फ प्रिपरेशन, बट एप्लीकेशन दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ माइंड, और कुछ नहीं। स्क्रीनिंग के जो ग्रुप मतलब डिवाइड होते हैं उसमें फ्रेशर्स और रिपीटर्स अलग रहते हैं। हाँ, फ्रेशर्स और रिपीटर्स अलग अलग रहते हैं। फ्रेशर्स जो है उनका अलग ग्रुप बनता है, जो रिपीटर्स जो है स्क्रीन आउट से उनका अलग ग्रुप बनता है, क्योंकि फिर वो लोग भी चाहते हैं ना कि फेयर कंपटीशन हो। अब जो रिपीटर्स है उन्होंने तो पहले से देखा है SSB क्या होता है, अब उनको फ्रेशर्स के ग्रुप में डाल देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो सिलेक्ट हो जाएंगे, बट फिर तुम लोग नहीं हो पाओगे, वैसी चीज़ हो जाती है। ग्रुप में मतलब सिर्फ हमारे जैसे कैसा रहता है, अगर फ्रेशर्स मतलब जो रिपीटर्स है वो ज़्यादा है, मतलब नियरली अभी सपोज तुम्हारी SSB की बैच है 70 बच्चों की, 60-70 बच्चों की, 20-30 रिपीटर्स है, तो उनका एक बैच बना के उनको अलग से डाल देंगे। बचे कुछ 2-3 रिपीटर्स को एक दूसरे ग्रुप में डाल देंगे, बट अभी काफ़ी कम रिपीटर्स हैं, 4-5 रिपीटर्स बच्चे हैं, तो उनको तुम्हारे ग्रुप में मिक्स कर देंगे। अब 4-5 रिपीटर्स ठीक है, बट अब सोचो तुम अकेले बैठे उस ग्रुप में फ्रेशर, और बाकी 19 बंदे तुम्हारे सामने रिपीटर हैं, तो क्या होगा? फेयर कॉम्पिटिशन नहीं होता ना, वो तुम्हें बोलने का चांस नहीं मिलेगा, वो लोग ही बसड़ में जाते रहेंगे। तो वो लोग भी वो चीज़ ध्यान में रखते हैं कि फेयर कॉम्पिटिशन सबको मिले, सबको फेयर चांस बोलने का मिले, मतलब प्रिपेयर कर ये प्रेजेंट करने का मिले, तो ऐसा चीज़ नहीं होगा। फ्रेशर्स और रिपीटर्स अलग अलग होते हैं। हैंड मूवमेंट कर सकते हैं क्या PPT के? हाँ, हल्का फुल्का हैंड मूवमेंट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादा भी नहीं करना है।
मतलब अब जैसे मैं बोलते वक्त कर रहा हूँ, मेरा काफ़ी ज़्यादा हैंड मूवमेंट हो रहा है, तुम लोग भी देख रहे हो, बट इतना भी नहीं नॉर्मल है। तुम तो कुछ स्टोरी बना रहे हो, तो ऐसा नहीं कि भाई तुम लोग ऐसे बैठे हो तो बस ऐसे ही बैठे रहना है, हाथ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहे हो, इसको देख रहे हो, उसको देख रहे हो, थोड़ा करो हैंड मूवमेंट की, ठीक है। मतलब अभी तो ओके जेंटलमैन यू आर स्पीकिंग दिस, सो आई वांट टू ऐड ऑन, या फिर आई हैव अनदर सजेशन, ऐसा जो भी तुम पॉइंट डाल रहे हो, तो थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट्स चल सकते हैं, थोड़ा बहुत हो चलता है, इतना ये स्क्रीनिंग होने के बाद भी सारे ग्रुप्स वैसे रहेंगे? नहीं। स्क्रीन होने के बाद ग्रुप्स वैसे कैसे रहेंगे? मतलब फ्रेशर्स रिपीटर्स अलग रहेंगे? स्क्रीनिंग होने के बाद फ्रेशर रिपीटर को रहता नहीं ना ऐसा कुछ, क्योंकि फिर कैसा रहता है मोस्टली कैसे देखोगे ना तुम, जो रिपीटर्स है ना उनको लास्ट के चेस्ट नंबर्स दिए जाते हैं, तो एक बार अगर वो लोग भी स्क्रीन हो गए तो उनको भी लास्ट के चेस्ट नंबर्स दिए जाते हैं, और जो फ्रेशर्स उनको स्टार्टिंग के चेस्ट नंबर्स मिलते हैं। या तो फिर रिपीटर्स कैसा रहता है, जो फ्रेशर्स हैं उसके बीच में कहीं एक दो, अभी सपोज 20 बंदों में से 4-5 रिपीटर्स सिलेक्ट हो गए, और तुम लोगों में से सपोज 18-19 बच्चे सिलेक्ट हो गए, तो टोटल 30 बच्चे सिलेक्ट हुए, कंसिडर कर लो ऐसा। अब उस 30 में 4 ये रिपीटर्स हैं, तो इन 4 रिपीटर्स को किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप में ऐसा कहीं भी डाल देंगे रैंडमली, तो उस टाइम पे अगर ज़्यादा रिपीटर्स हुए तो तब उनका अलग बैच बनता है, नहीं तो फिर तुम्हारे ग्रुप में मिक्स हो जाते हैं। बट कैसा है पता है कि ये रिपीटर्स ना एडवांटेज हो सकता है तुम्हें, क्योंकि इन्हें सब पता है क्या है कैसा है, और अगर इनको पता चल गया ना कि तुम प्रिपरेशन करके आए हो, तो ये भी तुम्हें हेल्प देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर मैं इसको हेल्प करूँगा तो ये मेरे को हेल्प करेगा, तो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन म्यूचुअल कॉम्बिनेशन आता है ना, फिर वो भी तुम्हें हेल्प करते हैं, तुम भी उन्हें हेल्प करते हो, तो हो जाता है वो चीज़। आप रिपीटर्स का इतना टेंशन मत लो, रिपीटर्स वगैरह वो हो जाएगा, तुम सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दो, दैट इज प्रिपरेशन। सही से एसएसबी का प्रिपरेशन करो। मैम ने तो तुम्हें बताया होगा पूरे 5 दिन का प्रोसीजर क्या होता है, कैसा होता है, पीपीडीटी, देन वैट टैट, ये वो प्रैक्टिस चल रही सब चीज़ होती है। बढ़िया, टैट की प्रैक्टिस करो, इमेजेस, क्योंकि इमेजिनेशन जितना तुम्हारा अच्छा रहेगा ना, जितनी तुम अच्छी स्टोरी लिखोगे उतना अच्छे से तुम स्टोरी प्रेजेंट कर पाओगे, उतना अच्छा तुम ग्रुप डिस्कशन में बोल पाओगे। अब तुमने स्टोरी कुछ एकदम अलग से लिखी है, सबने कुछ और लिखा, तुमने कुछ और लिखा, तुमने अपनी स्टोरी नरेट की, बट तुम्हें क्या पता चला कि मेरी स्टोरी सबसे अलग है, अब तुम्हारे पास आइडियाज़ ही नहीं कॉमन स्टोरी बनाने के लिए, तो तुम क्या करोगे? तो वही चीज़ है, जो स्टोरी दिख रही है उससे रिलेटेड आजू बाजू घुमाते हुए कुछ ऐसी स्टोरी बनाओ कि भाई मतलब जो कॉमन लगे, जो ठीक है भाई, वैसा कुछ। तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, दैट इज़ प्रैक्टिस, प्रिपरेशन। जितना तुम तो घर पे भी तुम, अभी तो तुम्हारा 12th चल रहा होगा ना, उसके अलावा तो और कुछ नहीं चल रहा है ना? एग्जाम्स कब है? फेब में, मार्च में? मार्च वो में भी तो एक इश्यू है हमारे, मतलब अभी हाँ। एसएसबी तो क्लियर हो जाएगी, पर अगर इन केस नहीं होती है तो 30 मार्च को एग्जाम खत्म होंगे और 10 अप्रैल को हमारे इंडिया का सेकंड अटेम्प्ट है, तो इंडिया की प्रिपरेशन के लिए फिर बहुत कम टाइम मिलेगा, तो वो तो वैसा ही होता है, सेकंड अटेम्प्ट के लिए काफ़ी कम टाइम मिल जाता है, क्योंकि कैसा होता है कि तुम्हारे ये खत्म हुआ लगे 1 महीना भी नहीं मिलता मोस्टली, तो उस टाइम पे सर क्रैश कोर्स वगैरह रखते हैं, तो हो जाएगा उसका प्रिपरेशन, उसका टेंशन मत लो। बट अभी एक अटेम्प्ट मिला ना इंडिया का एसएसबी का, उसमें क्लियर करने की कोशिश करो। तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए बस क्रैश कोर्स का ही फॉलो करें या फिर और कुछ एक्स्ट्रा इंटरनेट? अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम जितना प्रिपरेशन कर सकते हो, जितना तुम अपने ऊपर से अपनी तरफ से एफर्ट्स डालोगे ना उतना अच्छा होगा, तो अपनी तरफ से जितना एफर्ट्स हो सकते हैं कोशिश करो डालने की। मेरा ना मतलब साइंस जो पोर्शन है ना वो कुछ खास नहीं है, हाँ हाँ हाँ। तो मैं उसको टैकल करने के लिए कैसे कर सकता हूँ? साइंस, अब देख साइंस 11th-12th का जो साइंस है वही एनडीए में भी है, 11th-12th का पढ़ाई तो हुआ होगा, मतलब काफ़ी मतलब कंपैरेटिवली हो ही गया होगा ठीक ठाक, मतलब ऐसा नहीं कि तुम रट्टा मार लो पूरा, बट कंसेप्ट्स तो तुम्हें समझ ही गए होंगे, कंसेप्ट्स क्या है क्या नहीं है। एनडीए में तो कंसेप्ट्स का ही वही है ना, कंसेप्ट्स का ही मेन ये है। तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में वीक हूँ तो थोड़ा सा फोकस करो, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, थोड़ा एक्स्ट्रा पुट इन करो, बट ऐसा नहीं कि तुम उस सब्जेक्ट पे थोड़ा फोकस करो तो बाकी सब्जेक्ट्स को निगलेक्ट मत करो, क्योंकि फिर बाकी सब्जेक्ट्स भी मेजर वेटेज वाले हैं, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, मेजर वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको निगलेक्ट मत कर दो ऐसे ही। भैया वो जो स्टोरी जो होती है पीपीटी हो गया, फिर उसके बाद आगे भी जो है स्टेज के बाद, हाँ हाँ, ग्रुप वो स्टोरीज अभी मैम ने हमें बोला कि एक ऐसा मतलब बिना कॉन्फ्लिक्ट के स्टोरी नहीं हो सकती, पहले कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसी के बाद कैसा होता है पता है क्या? अगर तुम्हें मेरे को बताओ, ठीक है ये मैं समझ गया, बट अब तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है एक प्लेन ऐसा गार्डन है, गार्डन में एक लड़का बैठा है, उसके हाथ में कुछ बुक है और कुछ पढ़ रहा है, तो अब यहाँ पे तुम क्या स्टोरी बनाओगे कि वो बुक में पढ़ रहा है, उसने बुक में कुछ इंसिडेंट हुआ, बुक में हीरो ने इंसिडेंट सॉल्व किया, जहाँ पर प्रॉब्लम नहीं वहाँ फालतू में प्रॉब्लम्स मत इंसर्ट करो। जहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि ठीक है भाई प्रॉब्लम है, आग लगी है, कोई डूब रहा है, तब तो प्रॉब्लम्स जनरली दिखी हुई हैं, तब तो उस पर स्टोरी बनानी ही पड़ेगी। अब जैसे आज एक पिक्चर दिया था मैंने कि एक ट्री है, उसके ऊपर एक ब्रांच है, उस पर 2 लोग बैठे हुए हैं, हाँ हाँ, तो उसमें मैंने स्टोरी बनाई थी कि वो जंगल में एक्सप्लोर करने जाते रहते थे, उनको एक बर्ड का ऐसा आवाज़ आया, बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रहा था, तो उन्होंने चेक किया कि तो वो आम थे, थोड़ी लगा हुआ था, फिर उसने नीचे लाया, ट्रीट किया, खाना दिया, तो ऐसे मैम क्या बोले फिर इस पर? कुछ नहीं बोला, ठीक बोला। ठीक है। The common story was decided that हमने थिंक क्या किया कि वो जो है 2 बंदे दिखाए, वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह है कुछ मेन कैरेक्टर,
वो सर्वेलेंस पे उनको एक डियर ऐसा मतलब ट्रैप देखा, उसको उनके हुआ है, वो उसको क्योर करते, बाद में उनको पता चलता है कि और भी जगह पे वो पोचिंग हो रही है, हंटर्स वो कर रहे हैं, तो वो सर्वेलेंस के थ्रू उनको कैच करते। ये जो स्टोरी तुम लोगों ने बनाई ना कॉमन, ये बढ़िया स्टोरी है। क्योंकि इसमें तुम ऐसा कुछ सोशल इशू दिखा रहे हो जिसमें भाई सच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और वो फॉरेस्ट ऑफिसर जैसे कोई मतलब गांव के लड़के नहीं जो जाके देख रहे हैं ऐसा, तो उनके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उनके हाथ में ड्यूटी भी है कि भाई हम कुछ कर सकते हैं, हम अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके हम कैसे ठीक करें। तो ये कॉमन स्टोरी बढ़िया है, या फिर जो तुमने स्टोरी बनाई वो भी सही है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर कोई ट्रैजिकनेस स्टोरी में नहीं दिख रहा है, पिक्चर में नहीं दिख रहा है, तो अननेसेसरी ज़रूरत नहीं कि ट्रैजिकनेस डालनी ही है, ऐसा भी कोई बात नहीं है। बट हल्का फुल्का आप कैसा रहता है ना, अगर तुम स्टोरी ऐसी दिखाओगे कि ठीक है भाई उसमें कुछ हल्का सा प्रॉब्लम आ गया, फिर उस प्रॉब्लम को तुमने सॉल्व कर दिया, तो वो ऐसा हो जाता है कि फिर मतलब तुमको वो इस चीज़ के लिए होता है कि तुम दिखाओ कि ठीक है भाई अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, पीपीटीटी या फिर टैट वैट जहाँ भी ये स्टोरीज़ का कंसेप्ट होता है ना, वो यहाँ पर वो क्या देखना चाहते हैं कि अगर ये स्टोरी तुम्हारे लाइफ में होगी तो तुम उसको कैसे ट्रीट करोगे, अगर ये इंसिडेंट तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम उसमें क्या कंसिडर करोगे, तुम उसको कैसे ट्रीट करोगे, तुम उसमें अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको कैसे सही करोगे, अगर कुछ सही हो रहा है तो उसको कैसे मतलब लोगे अपने तरफ, वो सारी चीज़ें देखते हैं वो लोग। तो मतलब वो जो स्टोरी है उसमें रिलेट करते हैं कि यू आर द मेन कैरेक्टर एंड यू विल बी डीलिंग विद दैट पिक्चर, या फिर जो सीन दिख रहा है उसमें तुम डील कर रहे हो। तो ऐसी कुछ स्टोरीज बनाओ जो रिलेवेंट लगे थोड़ी, अब बहुत ज़्यादा चाइल्डिश भी नहीं कि भाई एक था राजा एक थी रानी दोनों मरे, बकचोदी लिटरली बकचोदी हो गई, ये भी नहीं कर रहा है। बहुत लोग तुमको ऐसे मिलेंगे भी, क्योंकि जो फ्रेशर्स आते हैं जिनका प्रिपरेशन नहीं होता इतना अच्छे से लेवल, वो लोग ऐसी कुछ एकदम चाइल्डिश स्टोरी बनाते हैं राजा रानी वाली, और काफ़ी ज़्यादा ऐसा इतना हाई लेवल भी नहीं जाना कि मेजॉरिटी हो गई। अब तुम बनाओगे कि भाई एक बंदा था, वो बंदा ने मतलब उसने वो गांव का बंदा था, उसको पढ़ाई का एक्सपोजर नहीं था, उसने मेहनत की पढ़ाई की, वो एंटरप्रेन्योर बन गया, गांव में आके उसने स्कूल खोल दिया, या फिर गांव में आके उसने कुछ बहुत बड़ी इंडस्ट्री खोल दी। अब ये चीज़ पॉसिबल लगती है तुम्हें, तुम खुद सोचना सिर्फ पॉसिबल लगती है क्या? कितने लोग पढ़ने के बाद में वापस गाँव आके अपने गाँव को देखते हैं? थोड़ा वियर्ड सिचुएशन लग जाती है ना ये। तो वही ऐसी चीज़ें को ऊपर स्टोरी लिखो जो तुम्हें लगता है कि सोसाइटी में हो रही हैं, जो सोशल गैदरिंग्स, जो सोशल हैपनिंग्स तुम्हारे आजू बाजू में अगल बगल में हो रही हैं, उन चीज़ से रिलेट करते हुए थोड़ी सी स्टोरी बनाओ। तो उसमें कैसा लगता है कि ठीक है भाई इस बंदे के साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ होगा या हो सकता है, तो उस चीज़ को ये ऐसे टैकल करेगा। वैसे आप एसएसबी की ट्रेनिंग के लिए पुणे गए थे? नहीं खांडेकर नहीं, मेरी हम लोगों की ट्रेनिंग ही हुई थी। कैसा हमारे एसएसबी के टाइम में सर ने एक स्पेशल कर्नल सर है उनको बुलाया था, कर्नल हसबनिस करके, तो उन्होंने हम लोगों को ट्रेन करवाया था, मतलब उनके अंडर हमारी ट्रेनिंग हुई थी। बट उसके पहले मतलब जब फर्स्ट इंडिया का प्रिपरेशन चल रहा था तो उस टाइम पे मीनल मैम ही प्रिपरेशन करवाते थे हमारे, मीनल मैम और हर्षल सर, मीनल मैम और हर्षल सर ही करवाते थे। तो कैसे पता है कि तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा हार्डवर्क डालना है तो किसके लिए डालना है? पीपीडीटी के लिए, क्योंकि मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट था वो था पीपीडीटी। हसन मिस कर्नल सर जो आए थे उन्होंने मेरे को बोला था कि तू स्क्रीन इन नहीं होगा, मेरे को ऐसा लिटरली बोला था उन्होंने, बट फिर मैं स्क्रीन इन हो गया था तो आगे मेरे को फिर इतना डिफिकल्टीज नहीं हुई थी। तो वही तुम देखो कहाँ पे तुम लैग कर रहे हो, एसएसबी में भी, प्रिपरेशंस में भी, उस चीज़ पे थोड़ा फोकस करो। लेक्चरेट के वक्त भी मतलब टॉपिक मिलने का जैसे थॉट्स कैसे ऑर्गेनाइज करें? देखो हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। थॉट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए ना जो भी टॉपिक मिल रहा है उसको डिवाइड कर लो। सपोज तुम्हें टॉपिक मिल गया अनएम्प्लॉयमेंट मिल गया, वुमेन एम्पावरमेंट मिल गया, ऐसी कई चीज़ें मिल गई, तो पहले तो टॉपिक्स को 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहले डाल दो इंट्रोडक्शन डाल दो, दूसरे उसके बाद में डाल दो कि फिर व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस, मतलब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके कारण सोसाइटी में क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और लास्टली उसके ऊपर तुम कुछ हल्के फुल्के छोटे मोटे सॉल्यूशंस दे दो कि इससे हम वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं। तो इसमें कैसा होता है कि तुम डिवाइड करोगे ना तो तुम्हें हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग कंटेंट्स मिलेगा। अब तुम वुमेन एम्पावरमेंट सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में हाँ चलो बेटा अभी एसएसबी का प्रिपरेशन कर रहे हो? नहीं सर, एनडीए का। अच्छा ओके, बढ़िया। अभी 10th कौन से स्टैंड में हो? 10th में? यस सर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, वही बोल रहा था कि उसको लेक्चरेट जो है ना उसको डिवाइड करो 3-4 टॉपिक पॉइंट्स में। उससे क्या होगा, अब तुम वुमेन एम्पावरमेंट सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं। मेन चीज़ वही है कि उन थॉट्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में डालना ताकि हम उसको सही से प्रेजेंट कर सकें। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो चेक करते हो लेक्चरेट में। लेक्चरेट में वो ये नहीं चेक करते तुम्हारे पास नॉलेज कितना है, क्योंकि तुम इंडिया का पेपर क्लियर करके आए इसका मतलब नॉलेज तो होगा यार तुम्हारे पास, जेन्युइन सी बात है। तो वो चेक करना आता है तुम्हें प्रेजेंटेशन कैसा आता है, तुम प्रेजेंट कैसे कर सकते हो। तो अगर तुम टॉपिक्स को 3-4 पॉइंट्स में डिवाइड करोगे ना, पहले वो टॉपिक मतलब जो इंट्रोडक्शन है उसको 30 सेकंड दो, बीच वाला जो ये है तुम्हारा मेन बॉडी उसको 1-1.5 मिनट दो, लास्ट वाले को तुम आधा सेकंड मतलब 30-40 सेकंड उसको दो। तो तुम ऐसे प्रैक्टिकली डिवाइड करके देखोगे ना तुम्हारे 3 मिनट्स आराम से खत्म हो जाएगा, और हर टॉपिक पर तुमको बोलने के लिए बड़ा बड़ा कंटेंट मिलेगा, बढ़िया बढ़िया और अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा। ऐसा करो, वही चीज़ होती है
कोई भी टॉपिक तुम्हें मिल रहा है लेक्चर रीड करना, तो उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसको पॉइंट को मतलब ये करना, गैदर करना, कलेक्ट करना और उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करके सामने वाले को बताना कि भाई मेरे को ये पता है इस चीज़ के बारे में, मैं इसको ऐसे ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। वही चीज़ होती है। ज़्यादा फैक्चुअल डिटेल्स जाना ज़रूरी नहीं है, अगर तुम्हें फैक्चुअल डिटेल्स पता है तो अच्छी बात है, ये दिखाता है कि तुम भाई नेशनल मतलब सोशली नेशनली अवेयर हो, तुम्हें चीज़ें मालूम है। अगर तुम्हारे पास देखो काफ़ी बार ऐसा होता है कि तुम्हें फैक्चुअल डिटेल्स काफ़ी किसी चीज़ के ऊपर पता होती है, किसी चीज़ के ऊपर नहीं पता होती है, और वो डिपेंड करता है टॉपिक वहाँ कैसा आ रहा है। अगर कोई टॉपिक ऐसा आ गया जिसकी फैक्चुअल डिटेल्स तुम्हें पता है तो डालो फैक्चुअल डिटेल्स, भर के डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इतना रखो कि फैक्चुअल डिटेल्स गलत मत देना। अगर तुम्हें पता है तभी बोलो, नहीं पता तो नहीं बोलो, क्योंकि जो बैठे हैं चेक करने वाले वो भी ऑफिसर्स हैं, वो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उन्हें भी उस सारी फैक्चुअल डिटेल्स पता है। तो अगर तुम्हें कंफर्म है कि ये फैक्चुअल डिटेल है तो डालो, नहीं पता मत डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया वो आए थे, उन्होंने IME का क्लियर किया, तो वो बोल रहे थे कि SDT में पहले OLQ स्लिप सारे और आपने जो है वो मार्क कर लो, बट तब क्या मतलब हमारे क्या क्वालिटीज वो लिख लिख के कितने लिखेंगे, 6-7 वो सब में कैसे? हाँ भैया वही मेरा क्वेश्चन था, साइक को जब साइक के जब टेस्ट आते तब उसको कैसे टैकल करेंगे? मतलब जैसे उसका एक पार्ट SD तो उसको कैसे? अब देखो साइकोलॉजी कैसी पता है क्या, अब मैं बताऊंगा कि तुम अपनी साइकोलॉजी में ये लिखो तो वो मेरी साइकोलॉजी हो जाएगी। साइकोलॉजी तुम्हारी जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है एट दिस वेरी मोमेंट, तुम्हें क्या लगता है कि वो SDT या फिर कोई भी जो टेस्ट है उसके लिए टाइम लिमिटेशंस क्यों सेट है? वैट के लिए एक सबको सिर्फ 15 सेकंड्स क्यों देते हैं? क्योंकि उस सेंटेंस पे या फिर उस वर्ड पे जो फर्स्ट सेंटेंस तुम्हारे दिमाग में क्लिक होता है, दैट इज़ योर एक्चुअल पर्सनैलिटी, दैट इज़ योर एक्चुअल व्हाट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड। वही चीज़ तुमको पेपर पे उतारनी होती है, इसलिए टाइम कंस्टेंट होता है। फिर चाहे टैट हो, वैट हो, SRT हो, उन सारी चीज़ों के लिए टाइम लिमिटेशन इसीलिए दिया जाता है कि जो तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट थॉट आ रहा है, तो फर्स्ट थिंग विच इज़ क्लिकिंग इन योर माइंड, वो तुम्हें पेपर पे उतारना है, और उससे पता चलता है कि तुम्हारी साइकोलॉजी क्या है, कैसी है। अब मेरे को ये बताओ, किसी की साइकोलॉजी तो ऐसी ख़राब नहीं होती। अब कोई मतलब पेरेंट्स हमें स्टार्टिंग से अच्छी साइकोलॉजी देते हैं ना। अब कोई ये तो नहीं बोल रहा कि कोई अपने बेटे को चोरी करना नहीं सिखाता, ये सारी चीज़ें तो नहीं सिखाता। मतलब सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर होती हैं, सिर्फ हमें वो थोड़ा सा मेहनत करके उनको बाहर निकालना होता है, उन चीज़ों को हमें थोड़ा पेरिश करना होता है। उसको पॉलिश करने के लिए मतलब क्या कर सकते हैं? अभी देखो, पहले तो तुम क्या करो, पहले देखो कि ये क्वालिटीज़ कौन सी हैं। जो 15 OLQs है ना, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, वो देखो। सिर्फ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ नहीं, फिर इसके लिए तुम अपने पेरेंट्स से बात करो कि आपको क्या लगता है मेरे अंदर। अब सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट कैसे पता है क्या, हमें लगता है कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट अगर तुमने सही से उसको एनालाइज करोगे ना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, और उससे तुम्हारे पूरे असेसमेंट में तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि अगर तुम फ्रेंड से बात करोगे कि भाई बोल, अच्छा मुझे मेरे फ्रेंड का ओपिनियन सबसे जेन्युइन होता है, तुम उससे पूछोगे बताए मेरे अंदर क्या अच्छी बात है और क्या बुरी बात है, तो मैं बता देगा। बुरी बातें बोलने के लिए भी तुम्हारे मुंह पे ये नहीं करेगा कि दोस्त तो होते ही वैसे, अरे भाई तो उनसे कन्वर्सेशन करो, घर वालों से कन्वर्सेशन करो कि क्या मेरे अंदर अच्छा है, क्या मेरे अंदर बुरा है, क्या मेरी अच्छी आदतें हैं, क्या मेरी बुरी आदतें हैं, किन चीज़ों पे मुझे फोकस करना है, ये सारी चीज़ें। SSB के लिए मैं वही बोल रहा हूँ ना, SSB इज़ नथिंग बट हाउ मच यू नो अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर फैमिली, वही चीज़ है। और अपनी फैमिली के बारे में तुम्हें कितना पता है, तुम्हारे घर वालों के बारे में कितना पता है, तुम्हारे अपने बारे में कितना पता है, सोसाइटी के बारे में क्या पता है, वो सारी चीज़ होती है SSB में। इन सारी चीज़ों पे जितना तुम फोकस करोगे ना, उतना अच्छा होगा। SSB के लिए हमें हर्षल सर ने भी यही बोला था, फैमिली से कन्वर्स करो, दोस्तों से बातें करो, और फिर टीचर से बातें करो, पर तुमसे पता कर निकालो कि भाई तुम्हारी क्या अच्छी आदतें हैं, क्या बुरी आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं उनको सुधारने के लिए तुम क्या कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। तो SDT में यही इंपॉर्टेंट है। और SDT में अब देखो, वो जो सर बोल रहे थे कि तुम 15 OLQs लिख लो, जो तुम्हारे अंदर है वो टिक करो, वो एक तरीका हो गया करने का, ओके एक्सेप्टेड, वो बात ठीक है। बट तुम्हें क्या लगता है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, तुम SDT में क्या होता है, व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, टीचर्स, फ्रेंड्स, एंड व्हाट इंप्रूवमेंट्स यू वांट टू सी इन योर सेल्फ, ये 5 चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम पेरेंट्स से, टीचर से, दोस्तों से मतलब बातचीत करो, क्योंकि अब वहाँ पर तुम्हें लिखना ही है। तो अगर तुम किसी का ओपिनियन लोगे तो वो ओपिनियन जेन्युइन होगा, उनका घर वालों को भी जेन्युइन ओपिनियन होगा, टीचर्स का भी जेन्युइन ओपिनियन होगा। अगर तुम वो लिखोगे कि वो, अभी तुम टीचर्स की बात कर लो तो तुम्हें 10-12 साल से टीचर्स देखते आ रहे हैं, मिनल मैम तुम्हें पिछले 2-3 साल से देखते आ रहे हैं, हर्षल सर तुम्हें 2-3 साल से देखते आ रहे हैं, तो उन्हें पता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है, तुम कैसे बंदे हो, क्या नहीं है। दोस्त जो तुम्हारे हैं, दोस्त तुम्हें कितने, जब से तुम पैदा हुए तब से उनके साथ ही घूम रहे हो, उनको भी पता है तुम्हारी जनरल पर्सनैलिटी क्या है, कैसी है। तो जितना तुम उनसे बातें करोगे, जितना तुम उनसे निकलवाओगे कि भाई मेरी पर्सनैलिटी क्या है मुझे पता, वो जेन्युइन ओपिनियन होगा। वो तुम अगर वहाँ पे लिखोगे, प्रेजेंट करोगे ना, तो वो मतलब अच्छा होगा, पॉइंट स्कोरिंग होगा वो चीज़। भैया वो SDT मतलब ऐसा नॉर्मल जैसे हम लिखते हैं कोई भी स्टोरी कुछ ऐसे लिखते हैं, फिर कोई फॉर्मेट है ऐसा? ना, ऐसा कुछ नहीं है। SSB में किसी चीज़ का कोई फॉर्मेट नहीं है, कुछ भी लिखो तुम, कैसे भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सिर्फ फॉर्मेट है वो पीपीटी में। अगर फॉर्मेट कब आता है, जब सामने वाला तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है। वही मैं बोल रहा हूँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना एसएसबी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाला तुम्हें क्या बोल रहा है, अगर उसने कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है, उस स्पेशल इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए तुम्हें कुछ लिखना है, तो दैट इज़ डिफरेंट पॉइंट। बट वैसे जनरली कोई ये नहीं होता, स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता लिखने का। तुम प्रैक्टिस करते रहोगे, तुम्हें समझ जाएगा कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या फॉर्मेट होता है, वो सब पता चल जाएगा। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। भैया एसडीटी में जब हम हमारे पॉजिटिव लिखते हैं तो वो टीएटी और एसएटी में रिप्रेजेंट करने ही चाहिए ऐसा। अब देखो कैसा होता है पता है क्या, एक ट्रायंगल होता है मनसा वाचा और कर्मा का। अगर तुम जो सोच रहे हो वही तुम लिखते हो और वही तुम कर भी रहे हो, मतलब कैसा होता है एसएसबी में वही चीज़ें चेक करते हैं कि तुम्हारा माइंड, बॉडी और तुम्हारे एक्शन साथ में काम कर रहे हैं या नहीं। तीनों चीज़ें अगर उनको लगता है कि भाई बंदे की सही चल रही हैं, देन दे रिकमेंड यू फॉर एसएसबी। तो अब मेरे को बताओ, अब जो तुम सोच रहे हो वही तुम पेपर पे भी लिखोगे, वही तुम एक्शंस भी करोगे। अब ऐसा तो नहीं कि तुम मन में कुछ और सोच रहे हो, पेपर पे तुम कुछ और उतार रहे हो, इसका मतलब तुम अपनी पर्सनैलिटी फेक कर रहे हो, वही बात हो गई ना। बट एसएसबी का मेन पॉइंट क्या है, बी योरसेल्फ। जो तुम सोच रहे हो वही पेपर में लिखो, फिर चाहे वो सही हो गलत हो, ठीक है, जो भी है ओके, एक्सेप्टेड है। अब एसएसबी में कैसा होता है पता है कि कोई आंसर गलत नहीं होता। अब सिचुएशन रिएक्शन, कोई सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, उसमें कुछ सिचुएशन दी है, तुम्हारा कुछ अलग रिएक्शन होगा, इसका कुछ अलग रिएक्शन होगा, मेरा कुछ अलग रिएक्शन होगा, सबके अलग अलग रिएक्शन है, बट किसी का भी रिएक्शन गलत नहीं होता, क्योंकि वो तुम्हारा थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। सबका पास अलग अलग दिमाग है, सब अपने, सबकी अलग अलग सोच है, तो डिफर करता है सारी चीज़ें। तो देखो एक बात बताओ ना, एसडीटी का इतना टेंशन बिल्कुल मत लो तुम लोग, क्योंकि एसडीटी तुम लोग रट्टा मार के जाने वाले हो। लिटरली बोलो ना, तुम सर से तुम खुद बोलेंगे तुम एसडीटी अपना लिख के आओ, उसमें जो जो चेंजेस होंगे क्या होंगे वो सब तुम्हें करवाएंगे, और वो तुम वही वैसे ही डिक्टो जाके तुम पेपर में छाप दोगे। हाँ, तो एसडीटी का टेंशन मत लो, एसडीटी इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टेस्ट, और इतना कुछ टेंशन नहीं है उस चीज़ का। इंपॉर्टेंट फोकस करो, तो पहले फोकस करो पीपीटीडी पे, उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट पे। साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी वैट टैट इनकी, अब इनका प्रैक्टिस कैसे ना करना है, मतलब ये मत सोचो कि ये वर्ड है तो मैं ये सेंटेंस लिखूंगा, ऐसा नहीं। अब काफ़ी बार क्या होता है कि टैट में भी या वैट में, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में, सिमिलर वर्ड्स दो बार तीन बार दे देते हैं वो, तो वो ये चेक करना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी कितनी है। अब यहाँ पर जो वर्ड दिया है वही सेकंड टाइम आया, तुम वापस वही सेंटेंस लिख दोगे, तो ये लगेगा ना कि ठीक है इस बंदे में क्रिएटिविटी नहीं है यार, जो ऊपर लिखा वही नीचे लिख दिया। बट वर्ड सेम नहीं होगा, मीनिंग सेम होगा, वर्ड डिफरेंट होगा, वो चीज़ हो जाती है। तो वही वो क्रिएटिविटी चेक करना चाहते हैं कि भाई कितनी क्रिएटिविटी है तुम्हारे अंदर। तो थोड़ा सा क्रिएटिव रहो, थोड़ा सा इमेजिनेशन को ओपन करो, वाइड इमेजिनेशन, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा सोचोगे ना, बस हो जाएगा एसएसबी, ज़्यादा टफ नहीं है। स्क्रीनिंग के अलावा और सबसे डिफिकल्ट क्या लगा था? अभी मेरे लिए तो स्क्रीनिंग ही सबसे टफ था, क्योंकि मैं ऐसा काइंड ऑफ बंदा था, मतलब स्क्रीनिंग और ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ बंदा था। मैं कोई ऐसा नया ग्रुप दिखा तो मैं ज़्यादा बोलने में थोड़ा शर्माता था उस टाइम पे। अभी तो इतना नहीं है, अभी तो मैं बोल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट उस टाइम पे आई वाज लाइक नहीं भाई नहीं बोल पाऊँगा, शर्मा जाता था। उसी कारण क्या हुआ कि मैं टीईएस जो फर्स्ट टाइम एसएसबी किया था उसमें मैं स्क्रीन आउट हो गया था, बिकॉज मैं बोला ही नहीं कुछ भी। मैं गया सिर्फ बैठा ही गया, कुछ नहीं बोला, बाकी लोग बोले, बाकी स्क्रीन हो गए, मैं घर आ गया वापस। वैसे वही चीज़ होती है ना, तो इसलिए मेरे लिए तो सबसे डिफिकल्ट टेस्ट पीपीटीडी और ये था, क्योंकि उसमें मेरे को कन्वर्स करना था, और मेरे लिए कन्वर्सेशन सबसे डिफिकल्ट पार्ट था। तो वही तुम यहाँ जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उस चीज़ की, उतना तुम्हारा वो चीज़, उस पर स्किल बढ़ेगा और उतना वो चीज़ तुम्हारी बेटर होती जाएगी। अब मेरे लिए जो डिफिकल्ट है, हो सकता है वो तुम्हारे लिए ईजी हो। तो हर एक चीज़ की ये अलग अलग होती है, मेंटेलिटी थिंकिंग अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से तुम प्रिपेयर करो बस। इंटरव्यू के लिए या कॉन्फ्रेंस के लिए हमें फॉर्मल ड्रेस पहनना है, तो आइडिया बोलो मतलब कैसे मैचिंग? फॉर्मल ड्रेस, नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस, डार्क कलर्ड ट्राउजर्स, लाइट कलर्ड शर्ट, टाई वगैरह पहनोगे तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अच्छी बात है। अब लाइट कलर टी शर्ट्स क्या हो गई, स्काई ब्लू हो गई, वाइट हो गई प्लेन में, येलो लाइट येलो, या फिर लाइट पिंक सारी टी शर्ट्स हो गई। ट्राउजर्स में डार्क में दो ही ऑप्शन आते हैं, ब्राउन या फिर ब्लैक, ये सारी चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से कॉम्बिनेशन रखो। और दो फॉर्मल्स, हाँ दो फॉर्मल्स से हो जाएगा, मोर देन इनफ। ये फॉर्मल्स तुम्हें स्क्रीनिंग के दिन पहनोगे तुम, बाद में फिर तुम ग्रुप डिस्कशन वगैरह में तो तुम्हारा जो वाइट पेयर ऑफ शॉर्ट्स वो मतलब वही वाइट सेट रहता है वो पहनोगे, और कॉन्फ्रेंस में तुम पहनोगे, और इंटरव्यू में तो 2 या 3 टाइम तुम्हें फॉर्मल ड्रेस पहनना होता है, बाकी टाइम तुम वाइट शॉर्ट्स पीटी शॉर्ट्स उसमें वो सब रहते हो। और कुछ पूछो, डाउट्स बताओ, क्वेश्चन कुछ? Any doubts? No doubts. Sounds ready for SSB. यस सर। तुमचं डेट नाही आलं ना अजून? नाही TS वाला कोणी देणार आता याच्यात तुमच्यामध्ये? ना ते दोघं गेले तिकडे. बस ना, बस. कोणचं? बस सांगतो ना. पुण्याला गेलेत काय मुलं? अच्छा नाही SSB साठी. अच्छा.
तर ते त्याचा आता मेसेज येतो फोन आला भारी आहे सर. कुठले सिनेमा ठीक आहे. कुठे गेला? नेक्स्ट मंथ मध्ये